नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपटीशन .9456। दोस्तों, आज जो हम एक टॉपिक लेकर आए हैं वो SSC GD के लिए बहुत स्पेशल और SSC CGL और MTS यानी जितने भी एग्ज़ाम में मैथ्स देखने को मिलता है उसमें सबसे अहम टॉपिक जो है आज हम देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने जितना भी हमें प्यार दिया है यूट्यूब पर, आप जितना भी हमें प्यार दे रहे हैं, हमारी सभी वीडियो को लगातार आप देख रहे हैं, उनके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, धन्यवाद। आपने जो इतना प्यार हमें दिया है और मुझे लगता है कि हम ये मुहिम जो है बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं और मैथ की लगातार हमारी वीडियो जो है हम अपलोड कर रहे हैं और इसी से जो है आपको रिजल्ट भी अच्छा मिल रहा है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत विशेष टॉपिक है जिसको आप बोर्ड पर देख पा रहे होगे। उसका है नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या चीज़ होती है। ऐसा होता है कि बहुत समय लगता है बच्चों को कि द्विघात समीकरण को एग्जाम में जैसा आता है तो उसे हम किस तरीके से सोल्व कर पाएँ। बहुत टाइम लगता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत तकड़ा होता है, बहुत टाइम को जो है खींच जाता है। तो आज जो हमारा वीडियो है वो द्विघात समीकरण के लिए है खासकर, और जो आपको जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होगे, मैंने 3 द्विघात समीकरण को यहाँ पर लिख रखा है। जैसे x² प्लस के 20x और प्लस के 96 बराबर 0। यहाँ पर x² माइनस के 19x प्लस के 84 बराबर 0। यहाँ पर x² माइनस के 20x माइनस के 96 बराबर 0। इनको जब परीक्षा में आता है तो बहुत समय लगता है, बच्चों को अपना समय देना पड़ता है जब भी इसका सही तरीके से आंसर नहीं कर पाते। तो पहला तो हम सबसे पहले करेंगे इसका बेसिक। सबसे पहले हम इसका करेंगे बेसिक कि क्या होता है द्विघात समीकरण में बेसिक। फिर हम वो ट्रिक बताने वाले हैं जिस ट्रिक के लिए हम जाने जाते हैं, जिस ट्रिक के माध्यम से आज हम इस वीडियो को बताने वाले हैं उस ट्रिक के बारे में जिक्र करेंगे। पहले हम देखते हैं कि बेसिक इसका क्या है। तो बेसिक तरीका क्या है कि जैसे हमारे पास आया है x² प्लस के 20x और प्लस के 96 बराबर 0 है, तो हम इसको कहेंगे x² प्लस के 12x प्लस के 8x और प्लस के 96 बराबर 0। इस तरीके से हम इसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, जो कि जुड़कर हमारा 20 आए। अब हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे और x प्लस के कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पर फिर हम 8 कॉमन ले लेंगे और यहाँ आ जाएगा x प्लस के 12 और बराबर आपका आ जाएगा 0। तो एक तो x की वैल्यू आती है जो ब्रैकेट में आती है और एक आती है x के बाहर। तो x के जो मान आते हैं उन्हें हम कहते हैं मूल। x के जो मान आते हैं वो हम लिखते हैं मूल लिखते हैं। तो x बराबर x प्लस के 12 और बराबर क्या हो गया 0। एक मान ये आ गया हमारा। तो अगर हम इसको करते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, x बराबर यहाँ से आपका मान आ जाएगा माइनस के आपका 12। ठीक है, दूसरा एक मान ये हो गया हमारा। एक मान हम क्या कर सकते हैं, x प्लस के 8 बराबर 0। ठीक है, अगर हम इसको करेंगे तो x बराबर माइनस के 8 आपका आ जाएगा। तो ये जो 2x के मान आए हैं इस द्विघात समीकरण में, जो ये 2x के मान आए हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, मूलों की संख्या कह सकते हैं, या हलों की या शून्यकों की संख्या हम कह सकते हैं। और किसी भी भिन्न के सामान्यतः जो आते हैं वो 2 मूल या हल आते हैं जो उनके मान होते हैं, जिनको हम मतलब इंडिकेट करते हैं अल्फा और बीटा से। तो इतना बड़ा आप एग्जाम में करोगे तो वो तो मतलब बेहतर नहीं है। हम इसको इससे भी बहुत छोटे तरीके में आपको बताने वाले हैं, जो कि हमारा ऐसा मान के चलिए कि आप 2 सेकंड से भी कम समय में आप इसको सोल्व कर सकते हो। 2 सेकंड से भी कम समय में जो है आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हो जो आपके बोर्ड पर है। चलिए, तो ये तो हो गया इसका बेसिक, यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि हम द्विघात समीकरणों को किस तरीके से तोड़ते हैं। अब जो हमारा तरीका है वो हम वो ट्रिक बताने वाले हैं जिसका आपको इंतजार है बहुत काफ़ी समय से। ठीक है, अब वो ऐसा क्या है कि हम इनको चंद सेकंड में ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर दें या इन तीनों को ही सोल्व कर दें। तो थोड़ा ध्यान से सुनना है आपको, और नोटबुक में कॉपी और पेन जो है आपका नोटबुक आपका बिल्कुल तैयार होना चाहिए आपका, कि नोटबुक में नोट करने के लिए जो भी बात मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए जो ट्रिक है वो ट्रिक देख लेते हैं क्या है। हमारी ट्रिक है ये, बी के ऊपर हमारी ट्रिक मेंशन है। ट्रिक जो है वो हमारी किसके ऊपर मेंशन है, वो बी के ऊपर हमारी ट्रिक जो है पूरी तरीके से मेंशन है, जो हम ट्रिक बताने वाले हैं आपको। ठीक है, वो ट्रिक क्या है देखिए। ट्रिक है बी के मान पर। ठीक, यदि बी का मान धनात्मक हो, गौर से सुनना है इस बात को ही, यदि बी का मान धनात्मक हो तो बी और सी दोनों के ही चिन्ह क्या होंगे, बदलेंगे। यानी कि यदि बी का मान धनात्मक हो
तो बी और सी का मान मतलब दोनों ही मान जो है आपके चेंज होंगे। और यदि बी का मान ऋणात्मक हो, यदि इस बी का मान जो है ऋणात्मक हो तो केवल बी का मान ही क्या होगा आपका चेंज होगा, और उसके बाद में जो मान है वो ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब ये क्या होता है बी ए क्या होता है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। द्विघात समीकरण जो बनी होती है वो क्या बनी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस तरीके से द्विघात समीकरण का मूल रूप ये होता है। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए का मान होता है, जो बी के एक्स के साथ होता है वो बी का मान होता है, और जो प्लस माइनस या धनात्मक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, वो जो होता है वो सी का मान होता है। तो हम इसमें ये बात कर रहे हैं कि यदि बी का मान, यदि इस बी का मान अगर धनात्मक होगा, यदि बी का मान धनात्मक होगा तो हम केवल क्या करेंगे, बी और सी का मान दोनों ही चेंज करेंगे। और यदि बी का मान ऋणात्मक है, बी का मान क्या है, ऋणात्मक है, माइनस में है, तो केवल हम बी का मान चेंज करेंगे, बी के प्लस साइन चेंज करेंगे और कुछ नहीं, केवल बी का साइन चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ देख लीजिए ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ ए का मान आता है, ये बात याद रखनी है। एक्स के साथ जो आता है वो बी का मान आता है और सी का मान आता है यहाँ। तो अब इन समीकरणों में पहले हम ये देख लेते हैं कि ए का मान क्या है। यहाँ पर ए का मान 1 है, ए का मान कितना है यहाँ पर 1 है, बी का मान यहाँ पर 20 है और सी का मान यहाँ पर 96 है। तो समझ गए होंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ जो ए है और यहाँ पर जो है ये बी है, और ये जो होता है किसका मान होता है, सी का होता है। तो अब हम वो उस ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं कि हमारा क्या आंसर आने वाला है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं और कैसे इसके विकल्प मिले होते हैं। तो आपके मैं यहाँ बता दें कि इसके विकल्प किस रूप में होंगे। इसके विकल्प होंगे माइनस के 12 और प्लस के 8, ऐसा विकल्प मिल जाएगा। दूसरा विकल्प ऐसा हो जाएगा आपका कि माइनस के 8 और प्लस के 12, ये कुछ विकल्प मिल सकता है। तीसरा विकल्प अगर मिल सकता है इसमें तो मिल सकता है आपका 20 और 4, इस तरीके से मिल जाते हैं कोई भी विकल्प। चौथा विकल्प अगर यहाँ से मिल सकता है तो वो मिल जाएगा आपको मिल जाएगा 24 और माइनस मतलब 24 और 4, तो ये भी मिल जाता है। तो कुछ बच्चों को बस यही दिक्कत रहती है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से और कौन सा विकल्प हमारा सही हो सकता है। तो मूलों की संख्या पूछी है, इनके अल्फा और बीटा का मान यहाँ पर इन्होंने पूछा है इस बारी समीकरण में। तो बिना द्विघात समीकरण निकाले और बिना ही हम क्वेश्चन को सोल्व किए किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखिए पहली इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप देखना हमारा बी का मान, दूसरा स्टेप देखना है सी के पहले किस चीज़ का साइन है, सी के पहले किस चीज़ का साइन है। अगर सी के पहले प्लस का साइन है, यदि सी के पास अगर प्लस का साइन है, चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, इनको छोड़िए, अब विकल्प तो जरूरत होगी नहीं, जब आप अच्छे से करना सीख जाओगे तो विकल्प की कोई जरूरत नहीं होगी। तो पहली ट्रिक हमारी यह है कि बी का मान देखना है। फिर दूसरा जो स्टेप है, दूसरा स्टेप जो है हमारा वो क्या है, दूसरा स्टेप हमारा यह है कि सी से पहले, ये जो सी से पहले है ये साइन देखना। अगर प्लस का है तो गुणनखंड जोड़ने पर होंगे, जोड़ने पर फैक्टर होंगे, और बी का मान अगर साइन में है, सी का मान अगर माइनस में है तो घटाने पर होंगे। मतलब समझ में नहीं आया, मतलब समझ में नहीं आया। चलो एक को कर लेते हैं, एक क्वेश्चन को करके देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बी, आ जाइए बी का मान किस तरीके से है, धनात्मक। जब बी का मान धनात्मक है तो हम साइन किसका चेंज करेंगे, बी का और सी का दोनों करेंगे। मतलब क्या है, बी का प्लस है तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, माइनस। सी का मान प्लस है तो इसे भी क्या लिख देंगे, माइनस, यहाँ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। अब हमें मतलब देखना है यहाँ कि सी से पहले साइन किस चीज़ का है, तो सी से पहले साइन है प्लस का। तो 96 के ऐसे फैक्टर कर लो कि जुड़कर 20 आ जाए। 96 के ऐसे फैक्टर कर लो जो कि जुड़कर क्या आ जाए, 20 आ जाए। और जब जुड़कर 20 आ जाएगा तो वही जो हमारे होंगे मूलों का मान होगा, या शून्यकों का मान होगा, या हलों का मान होगा, यानी कि अल्फा का मान होगा या फिर बीटा का मान होगा, अल्फा बीटा। तो इसमें ये ध्यान जरूर रखना है, जो बड़ी संख्या होती है फैक्टर करें वो पहले लिखी जाती है, और जो छोटी संख्या होती है 12। तो हमने 96 के फैक्टर करे, 12 8 96, और 12 और 8 जोड़ के कितना हो चुका है, 20। क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना, सी से पहले ये है ना, सी से पहले अगर धनात्मक हो तो गुणनखंड जोड़ने पर होने चाहिए, और अगर सी से पहले माइनस का साइन है तो घटाने पर होने चाहिए। तो एक तो स्टेप आपको ये पता होना चाहिए ट्रिक कि बी का मान धनात्मक या माइनस में, और आपको स्टेप 2 ये पता होना चाहिए। तो अब हमने 20 के गुणनखंड कर लिए, कितने, 12 है और यहाँ पर 8। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान हो गया है। जहाँ हम 4-5 लाइनों में से कर पा रहे थे, बेसिक तरीके से कर रहे थे कि एक्स के द्विघात समीकरण तोड़ने के लिए कर रहे थे, तो अब जो है उसे हमने कितना ईजी तरीके से कर दिया है, हमने कितने ईजी तरीके से इसको कर दिया है।
हम डायरेक्ट इतना करेंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से करना है। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में बी का मान माइनस में है, यानी बी का मान किस में है, माइनस में। जब बी का मान ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, ठीक है, ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, तो केवल बी का साइन चेंज करते हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ साइन प्लस, और यहाँ जो प्लस है वो प्लस में ही रहेगा। यहाँ जो साइन है वो किस में रहेगा, प्लस का प्लस में ही रहेगा, ठीक है, प्लस में ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है हमको, देखिए 84 के ऐसे गुणनखंड करिए, यहाँ का साइन देख लेंगे, 84 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जुड़कर 19 आए। 84 के ऐसे गुणनखंड कि जुड़कर 19 आए। कुछ बच्चों को यहाँ सस्पेंस हो जाता है कि माइनस का साइन है या प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का था जोड़ का है, यहाँ माइनस, यहाँ से कुछ मतलब नहीं है आपको कि जुड़कर आए घटकर आए, केवल सी से पहले आए। अगर सी से पहले प्लस है, सी के मान से पहले प्लस, सी के मान से पहले प्लस है, तो हमारे गुणनखंड जुड़कर आने चाहिए, और अगर माइनस है तो हमारे गुणनखंड के मान जो है वो घटकर आने चाहिए, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस चीज़ को जो है कॉपी में अपने नोट कर लिया होगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा, और ये बात भी आप समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण किस किस रूप में आती है। तो 84 के ऐसे गुणनखंड जो जुड़कर कितना आ जाए, 19 आ जाए, तो वो होते हैं आपके 12 सत्ते 84, ठीक है। तो हम यह क्या लिख सकते हैं, प्लस के 12 और यहाँ भी 7 प्लस के, तो ये आपका आ गया है x की संख्या, ठीक है। हम x की संख्या ये भी लिख सकते हैं, x बराबर क्या हो सकता है, प्लस के 12 और प्लस के 7। इस तरीके से आपका आंसर क्या आ चुका है, दूसरे समीकरण का आंसर आ चुका है, यानी कि प्लस के 12 और प्लस के 7, ठीक है। अब जो हमारा है तीसरा प्रश्न क्या है, तो तीसरे प्रश्न में देखिए यहाँ पर माइनस है, गुणनखंड माइनस में आएंगे, यहाँ पर बी का मान माइनस है, तो जब बी का मान माइनस होता है तो केवल किसका मान चेंज होता है, केवल बी का मान होता है। जब बी का मान माइनस में होता है, बी का मान धनात्मक होता है, तो जब क्या करते हैं हम केवल बी का ही साइन चेंज करते हैं। तो हम यहाँ साइन क्या लगा सकते हैं, प्लस, और यहाँ जो माइनस में है उसे माइनस में ही छोड़ देंगे, जो प्लस है वो उसे प्लस में, और जो बी का मान है उसे प्लस में चेंज करो, माइनस का मान माइनस में ही हम छोड़ देंगे। 96 के ऐसे गुणनखंड कीजिए, अब 96 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटकर, यहाँ पर क्या है देखो, सी का मान अगर ऋणात्मक हो, सी का मान ऋणात्मक हो तो गुणनखंड कितने में आएंगे, घटने पर। यहाँ गुणनखंड देखने होते, तो ये गुणनखंड वाला स्टेप है, और ये जो है वो साइन चेंज करने का, ये क्या है, चिन्ह बदलने का, साइन चेंज है, और ये क्या आपका गुणनखंड करने का है। तो ये क्या है आपका यहाँ पर, तो यहाँ 96 है। अब 96 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जो कि हमारा घटकर कितना आ जाए, 20 आए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिख देंगे 24 और यहाँ लिख देंगे 4, 24 चौक 96, और 24 में से अगर 4 गए तो कितने बचे हमारे, 20 बच गए, और ये हमारे यहाँ से 20 सही हो गया। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, प्लस के 24 और माइनस के 4, ये हमारा इसका हो चुका है आंसर। तो 3 प्रश्नों को आपने बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से 3 प्रश्नों को आपने सोल्व कर लिया है, ठीक है। 3 प्रश्नों को आपने जो है सोल्व कर लिया है। आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इन्हें नोट करो कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेप में क्या, कौन से स्टेप में किस तरीके से दिया गया है और कौन से स्टेप में किस तरीके से क्वेश्चनों को दिया गया है, ठीक है। चलिए आपने अगर नोट कर लिए हो तो हम नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब हम चलते हैं इसी के तरह अगले क्वेश्चन पे कि और इन क्वेश्चनों में और क्या चीज़ है, ठीक है। 3 प्रश्न हो चुके हैं हमारे, आप चंद सेकंडों में जो है इसका सोल्व देख लोगे। अब जो हमारा प्रश्न है वो है x स्क्वायर प्लस के 25x। चौथा प्रश्न जो है वो क्या है, x स्क्वायर प्लस के 25x माइनस के आपका यहाँ से हो जाएगा 84, माइनस के क्या हो जाएगा आपका 84 और बराबर 0। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, क्या है इसको सोल्व करते हैं, क्या है। देखिए अभी मैंने बताया था कि b के मान पर देखना होता है, अगर b का मान धनात्मक है तो b और c का मान चेंज होगा, और अगर b का मान ऋणात्मक है तो केवल b का ही मान चेंज होने वाला है। तो यहाँ b का मान क्या है, यहाँ पर b का मान क्या है, धनात्मक है, तो यहाँ पर b और c दोनों का मान चेंज होगा। तो b का क्या लिख देंगे माइनस में, और c का जो लिख देंगे वो क्या लिख देंगे प्लस में, ठीक है। अब ऐसे गुणनखंड कीजिए जो कि घटकर कितना आ जाए, 25 आ जाए। 84 के ऐसे गुणनखंड जो घटकर कितना आ जाए, आपका 84 आ जाए। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि 28 दिया कर सकते हो आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 28 और यहाँ पर 3, तो आपका यही हो गया है आंसर।
देखो कितने सेकंड में आपका यहाँ से क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, कितने सेकंड में आपका जो है ये क्वेश्चन हो चुका है, बहुत कम समय में आपने ये क्वेश्चन कर दिया है, यानी कि 28। तो यहाँ पर x की मान जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस के 28 और प्लस के 3। इस तरीके से आपका जो है मूल, यानी कि अगर अल्फा की बात करें, अल्फा की बात करें तो यहाँ पर अल्फा कितना आ चुका है, वो आ चुका है 28 माइनस के, और अगर बीटा की बात करें तो बीटा का मान आ चुका है प्लस के 3। यही होते हैं हमारे मूलों की संख्या, यही जो होती है हमारी मूलों की संख्या होती है, ठीक है, ये क्या होती है हमारे मूलों की संख्या होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं यहाँ से। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इसको नोट कर रहे होंगे अच्छे से, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से द्विघात समीकरण हम सोल्व कर देते हैं एग्जाम में। अब जो तुम्हारे मन का जो डर है द्विघात समीकरण को लेकर, या जो आपको सस्पेंस होता था, जो डर होता था, वो शायद आप खत्म कर चुके हो आप। तो अब हमारा 5वां क्वेश्चन जो है इसी में वो क्या है, 5वां क्वेश्चन जो है वो हमारा द्विघात समीकरण में क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस के 26x, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस के 26x प्लस के 168 बराबर 0। ये आप सोल्व करिए। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर b का मान क्या है, यहाँ पर b का मान जो है आपका क्या है, यहाँ पर b का मान अगर धनात्मक होगा तो b और c दोनों के मान चेंज होंगे, और b का मान अगर ऋणात्मक होगा तो केवल b का मान चेंज होगा। तो यहाँ b का मान क्या है, ये हमारा a की वैल्यू होती है, ये हमारी b की वैल्यू होती है, और ये हमारी c की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, 26 है, और b की वैल्यू 26 है, तो क्या है, प्लस है, प्लस है तो b और c के मान चेंज होंगे, यानी कि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस होगा। अब 168 के ऐसे गुणनखंड कर लो कि 168 के ऐसे गुणनखंड जुड़कर, 168 के ऐसे गुणनखंड जो जुड़कर, प्लस का साइन है यहाँ तो जोड़कर करेंगे, 168 के ऐसे गुणनखंड जो जुड़कर कितना है 26 है, तो 168 के गुणनखंड हो जाएंगे 14 और 12। कितने हो जाएंगे, 14 और 12। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 14 और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 12। यही आपका आंसर, यही क्या है आपका आंसर है। इतनी जल्दी आपका यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा छठा क्वेश्चन होगा इसमें, ठीक है। छठा क्वेश्चन जो होगा वो हमारा क्या होगा, देखते हैं इसमें हमारा छठा क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारा है अब यहाँ से एक्स स्क्वायर और प्लस के 26, सॉरी एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा यहाँ से 20 96 24, हाँ हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस, सॉरी 3x वाला बराबर कर लेते हैं, स्टेप कर लेते हैं इसका, ये एक्स स्क्वायर माइनस के 17x और प्लस के 60, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 17x और प्लस के 60 और बराबर 0। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, इसको करिए जो हम तरीका बता रहे हैं उसी के अनुसार, अब उसी तरीके के अनुसार इसको करिए। शायद मैं उम्मीद करता हूँ 30 सेकंड में, 20 सेकंड में क्वेश्चन, 20 सेकंड में 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको गुणनखंड करने आते हैं तो। यानी कि 60 के ऐसे गुणनखंड, 60 के ऐसे गुणनखंड की जुड़कर कितना आ जाए 17, 60 के ऐसे गुणनखंड जो जुड़कर कितना आ जाए 17 आ जाए, 60 के ऐसे गुणनखंड जो जुड़कर कितना आ जाए 17 आ जाए। तो अब b का साइन भी देखना है, b का मान है धनात्मक, b का मान धनात्मक होता है, यानी कि b का मान अगर धनात्मक होता है तो b और c का मान चेंज होता है, और b का मान अगर ऋणात्मक होता है तो केवल b का मान चेंज होता है, ठीक है। तो इस टाइम b का मान ऋणात्मक है और केवल b का मान चेंज होगा और c का मान ऐसे ही रहेगा। 60 के ऐसे फैक्टर करो, 60 के ऐसे फैक्टर करो कि यहाँ प्लस का साइन है कि जुड़कर कितना आ जाए 17 आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा 12 और 7, तो यही आपका आ चुका है आंसर, यही जो आ चुका है आपका आंसर आ चुका है। हमारा आंसर हो गया है 12 और 7। तो दोस्तों ये हमारा हुआ है द्विघात समीकरण का टाइप 1, ये जो हुआ है हमारा द्विघात समीकरण का टाइप 1 हो गया है, ठीक है। क्योंकि 60 के ऐसे फैक्टर कि आपका 12 पंजे 60, सॉरी 12 पंजे 60, 60 का ऐसा फैक्टर जो 12 पंजे 60 आपका हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक मूल आ जाएगा 12 और दूसरा मूल आ जाएगा आपका 5, ठीक है। चलिए अब हम टाइप 2 में चलते हैं, इसका एक टाइप 1 हो गया, अब हम चलते हैं टाइप 2 कि टाइप 2 के क्या क्वेश्चन है इसके, क्योंकि इनको क्वेश्चनों को ईजी तरीके से कोई भी कर सकता है। अब हमारा है द्विघात समीकरण का टाइप 2, इसमें क्या क्वेश्चन है। आज हम बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपको बहुत डर लगता था जिन क्वेश्चन से, उन क्वेश्चनों को भी यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैथ का डर बिल्कुल ख़त्म, मैथ का डर आपको बिल्कुल ख़त्म, ठीक है। देख लेते हैं क्या है हमारा।
हमारा है 9x², हमारा क्या है जी 9x² माइनस के 37x और आपका यहाँ से माइनस के 37x और प्लस के 30 और बराबर 0। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन है टाइप 2 का, 9x² माइनस के 37x और प्लस के 30x बराबर 0। तो अब हमें क्या करना है, इसको पहले तो देख लेते हैं बेसिक क्या है। आप ये देखिए पहले बेसिक में कितना समय लगेगा आपको इसमें, तो देखिए 9x² माइनस के 37x और प्लस के 30 बराबर 0। जब हम इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए किस तरीके से सोल्व करना है। यानी कि ऐसे गुणनखंड कर लो इनके, 9 या 27, 2 70 के ऐसे गुणनखंड कर लो कि जुड़कर कितना आ जाए 37 आ जाए। यानी कि 9 या 27 जुड़कर ऐसा आ जाए कि 37 आ जाए, क्योंकि प्लस का साइन है। तो 9x² माइनस के 27x और माइनस के आपका हो जाएगा 10x और प्लस के 30 और बराबर 0। ये दो घात मिलकर बेसिक से इस तरीके टूटेगी। ठीक है, जब हमने इस तरीके तोड़ा तो 9x हम कॉमन ले सकते हैं, और 9x हमने कॉमन लिया तो x और यहाँ से माइनस का कितना बचा हमारा, अगर 9x हमने कॉमन लिया तो माइनस का बचा 9 या 27। यहाँ पर हमने माइनस का 10 लिया तो यहाँ से x माइनस का कितना बचा 3 और बराबर 0। तो एक तो होता है माइनस वाला, एक जो होता है हमारा वो क्या होता है माइनस वाला होता है, और एक जो होता है हमारा वो होता है प्लस वाला। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये जो ब्रैकेट में होता है, तो x माइनस 3 और बराबर 0, तो इसका मान आ जाएगा x बराबर प्लस के 3। एक मूल की संख्या आ गई हमारी 3। दूसरा हमें कौन सा लेना होता है, जो हमारा इस तरीके से बाहर होता है कॉमन वाला, तो 9x माइनस के 10 और बराबर 0। 9x माइनस के 10 और बराबर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 9x बराबर 10 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 10/9। एक संख्या आ जाएगी आपकी ये। तो अल्फा का मान जो आया वो हमारा आ गया 3 और बीटा का मान जो आ गया वो हमारा आ गया 10/9। तो इस तरीके से हम इसे सोल्व करते हैं। इतना टाइम आपको लगेगा यहाँ पर, इतना टाइम आपको यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अब ये तो है बेसिक, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको नोट करने की कि आप इसको नोट करो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको नोट करो, मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन कराने वाला नहीं हूँ। और अब जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं जो इसका भी बेसिक तरीका है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने अभी तक के क्वेश्चन कराए हैं। मैं बेसिक आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि ये कोई ट्रिक जो है आपकी ऐसी फालतू बनी हुई ट्रिक नहीं है, ये सब बेस से बनी हुई ट्रिक होती है। चलिए तो हम करते हैं अपनी ट्रिक पर, आते हैं उसी ट्रिक पर जो b के मान पर आधारित है। ठीक है, देखिए b का मान अगर प्लस है, धनात्मक है, तो b और c दोनों का मान चेंज होगा, और यहाँ अगर ऋणात्मक है तो केवल b का मान चेंज होगा। इतना हमने कर दिया था। तो अब यहाँ देख लीजिए कितना मान है, b का मान ऋणात्मक, केवल b का मान चेंज होना है, तो प्लस का यहाँ प्लस साइन पहले यही रहेगा। अब इसका क्या करना है, हमको एक काम ये करना है, इनकी गुणा कर लो 9 या 27। अब जो गुणनखंड करने हैं हमें, वो हमें गुणनखंड करने हैं 270 के, ना कि 30 के। पहले हम c के मान के गुणनखंड करते थे, मगर अब जो हमें गुणनखंड करने हैं वो कितने करने हैं 270 के। 270 के ऐसे गुणनखंड कर लो, 270 के ऐसे गुणनखंड कर लो कि जो जुड़कर 37 आ जाए, जो जुड़कर क्या आ जाए 37। यह प्लस का साइन होता है तो हमें जोड़ के गुणनखंड करने होते हैं, यहाँ माइनस का साइन होता है c की जगह तो हमें घटाकर गुणनखंड करने होते हैं। तो 270 के ऐसे गुणनखंड कर लो जो कि जुड़कर कितना आ जाए 37। तो सीधी सी बात है 27 और 10। परंतु क्या होता था, पहली समीकरण में जो होता था वो ये होता था कि यहाँ पर x का मान नहीं होता था। ठीक है, यहाँ पर x की जगह पर 1 होता था, तो 1 से भाग करते थे, वही संख्या आई थी। हमें बस एक स्टेप और चलना है कि जो भी यहाँ a की वैल्यू मेंशन है की हुई, उससे हमें केवल भाग और करनी है। तो 9 या 27 और यहाँ पर 10/9, ये आ गया जी आपका आंसर। ये आ चुका है आपका आंसर यहाँ से। अब मैं उम्मीद करता हूँ अब तुम्हें कोई भी इस तरीके को करने से रोक नहीं सकता, कोई भी इस क्वेश्चन को करने से आपको रोक नहीं सकता। और ये आपका हो गया क्वेश्चन बिल्कुल सही, क्योंकि इससे पहले सवाल में ऐसा होता था यहाँ पर a की वैल्यू 1 होती थी, तो हम उसी संख्या से उसको भाग करते थे तो वही संख्या आ जाएगी, जाहिर सी बात है। परंतु इस सवाल में क्या करना है, a की वैल्यू 9 है, तो अब 9 से अगर भाग करेंगे तो संख्या हमारी क्या आ जाएंगी, मतलब मूल कितने आ जाएंगे प्लस के 3 और 10/9। चलिए इसी के अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं कि दूसरा इसका क्वेश्चन क्या है। इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को करेंगे और आप भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। हमारा क्वेश्चन है 12x² प्लस के 23x, सॉरी माइनस के। दूसरा क्वेश्चन है 12x² माइनस के 23x और प्लस के 11 बराबर 0। 12x² माइनस के 23x और प्लस के 11 बराबर 0। अब आपको देखना है यहाँ पर b का मान क्या है ऋणात्मक, तो केवल चेंज होगा b का साइन और प्लस यहाँ से रहेगा। हमें क्या करना है 12 और 11 की गुणा करनी है 132।
132 के ऐसे फैक्टर कर लो, 132 के ऐसे फैक्टर कर लो जो कि जुड़कर कितना आ जाए, 23 आ जाए। ऐसा कर लो कि जुड़कर कितना आ जाए, 23 आ जाए। तो बड़ा नंबर पहले, तो 132 के गुणनखंड कितने हो गए, 12 11। 12 11 गुणा जो होती है वो कितनी होती है, 132 होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ प्लस के 12 और यहाँ प्लस के 11, परंतु यहाँ पर एक ही वैल्यू रखनी पड़ती है। तो अब यहाँ पर हमें निकालना है अल्फा और बीटा का मान। जब निकालेंगे हम तो 12 प्लस बटे कितना लिख देंगे, ये 12 लिख देंगे, और यहाँ पर 11 बटे 12 लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ से 1 और यहाँ से कितना आ गया, 11 बटे 12। तो यही मान हमारे निकल कर आ चुके हैं इस द्विघात समीकरण के। ठीक है, इस तरीके से द्विघात समीकरण में आप शहंशाह बन जाओगे। ठीक है, ये होता है बस आपका मैथ का एक नया जादू। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन चलते हैं इस टाइप में कि तीसरा क्वेश्चन और क्या होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या होने वाला है, इसे लिख देते हैं, आप करने की कोशिश करना। 3x² माइनस के 19, 3x² माइनस के 19x और प्लस के आपके यहाँ से हो जाएंगे 30 और बराबर आपका 0। इसे सोल्व करिए आप, बहुत जल्दी से सोल्व करना है आपको। करिए। b का मान क्या है माइनस में, तो b का मान चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस, c का ऐसे रहने देंगे प्लस में। अब इनकी गुणा कितनी करनी है, 30 या 90, 90 की गुणा करनी है, 90 फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं कि जुड़कर कितना आ जाए 19। तो 10 और 9 फैक्टर कितने आ गए, 10 और 9, तो यहाँ 10 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 9। परंतु अभी बात अधूरी है, क्यों, क्योंकि 1 के मान से इन्हें भाग करनी है, 1 के मान से करनी है भाग। तो 10 प्लस बटे 3 और 9 बटे 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 बटे 3 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही हमारे क्या है आंसर, ये क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में अच्छे से आ गई होगी, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और यही चीज़ जो है आपको सीखनी है। ठीक है जी, अब देखते हैं हम, अब जो टाइप देखने वाले हैं वो टाइप 3 है और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो आपका है। ठीक है, अब जो टाइप है हमारा वो है टाइप सी। टाइप सी में हमें क्या करना है वो देखते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं टाइप सी में, उनको देखेंगे, किस तरीके से हमें सोल्व करना है उनको देखेंगे। ठीक है, हमारा है अब टाइप थर्ड, टाइप थर्ड है द्विघात समीकरण का, और ये बहुत मोस्ट है, टाइप थर्ड में बहुत मोस्ट है। पहले इससे पहले हम एक बात कर लेते हैं कि मूल क्या होता है और मूल रूट क्या होते हैं। अभी हमने एक समीकरण लिखी थी जिसको हमने लिखा था, यानी कि x², इसे ऐसा समझ लेते हैं, x² माइनस के 17x और प्लस के माइनस के x² प्लस के 17x और प्लस के 16 बराबर 0। अगर हम यहाँ देखें तो किसी भी समीकरण का, द्विघात समीकरण के सामान्यतः मूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूल जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ होता है वो a का मान क्या होता है, यहाँ पर जो मेंशन किया होता है ये b का मान क्या होता है, और यहाँ पर जो क्या होता है वो c का मान क्या होता है। तो किसी भी द्विघात समीकरण के अगर मूलों की बात करें, मूलों की संख्या, हलों की संख्या, हलों की संख्या और शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, अगर यहाँ की बात करें तो किसी के भी अधिकतम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। मूल को कहते हैं रूट, क्या कहते हैं, रूट। द्विघात समीकरण को हल करने पर जो है जो आते हैं वो x के मान, उन्हें क्या कहते हैं, मूलों की संख्या कहते हैं, और वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो एक क्या होते हैं, वो 2 होते हैं, एक को कहते हैं अल्फा और एक को कहते हैं बीटा। जो पहला होता है वो होता है अल्फा और जो दूसरा होता है वो हमारा क्या होता है, वो बीटा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मूलों की संख्या और मूलों का योग किस तरीके से करना होता है। अब इस बात को समझिए, अगर हम यहाँ कहें कि मूलों का योग, कई बार क्वेश्चन आ जाता है मूलों का योग, तो मूलों का योग बराबर क्या होता है, माइनस के b और बटे a, माइनस के b बटे a, ये तो होता है मूलों का योग। ठीक है, अगर हम बात करें मूलों की गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का योग का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस के बीटा, इसकी बात कही है। अगर बात करें अल्फा इंटू बीटा, इसे कह सकते हैं मूलों का गुणनफल, गुणनफल, मूलों का गुणनफल। और इसका क्या होता है, इसका होता है c बटे a, इसका क्या होता है c बटे a, इसका क्या होता है c बटे a। तो आपको एक तो बात ये याद रखनी है, किसी भी द्विघात समीकरण को जब सोल्व करते हैं तो उसमें अधिकतम x के मान जो आते हैं, मूल जो आते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, और वो उन्हें क्या कहते हैं, पहले को मतलब अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं। फिर अगर बात करें कि अल्फा प्लस बीटा का अगर प्लस करेंगे तो उन्हें कहते हैं मूलों का योग। तो मूलों का योग निकालने के लिए द्विघात समीकरण को हम इस तरीके से कर सकते हैं।
तो द्विघात समीकरण किस तरीके कर सकते हैं, इस तरीके से। अगर मैं इस समीकरण में मूलों का योग देखूं तो मूलों का योग कितना आ जाएगा, इस द्विघात समीकरण में मूलों का योग कितना आ जाएगा। तो देखिए मूलों का योग अगर इसी द्विघात समीकरण में देखेंगे हल करके तो हमारा आ जाएगा माइनस, और बी का मान पहले से माइनस में है तो माइनस के 17, ठीक है, और बटे ए का मान यहाँ पर क्या है, 1 है। एक जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, 1, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 17, यानी कि योग कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ चुका है, 17 आ चुका है। अगर यहाँ पे हमें देखना गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल का देखें तो यहाँ पर कितना आ गया 16 और गुणा 1, तो कितना आ चुका है 16 आ चुका है यहाँ से। तो अल्फा इंटू आपका बीटा कितना आ चुका है 16 आ चुका है। तो इस समीकरण में हम मूलों की संख्या भी देख सकते हैं कौन कौन सी हुई है। मगर ये अब कोई बात ऐसी नहीं है, केवल आपको साधारण बातें हैं जो आपको समझनी है, याद रखनी है। पहली बात क्या याद रखनी है, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग होता है माइनस के बी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल कितना होता है, सी बटे ए। अब हम आने वाले हैं उस क्वेश्चन पर जिस क्वेश्चन की आपको और हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा इंतजार था कि पेपर में बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बट वो हमसे हो नहीं पाते। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे इस तरीके से कि एक समीकरण में, पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले बोर्ड पर, उसके बाद सभी क्वेश्चन ऐसे करेंगे। एक समीकरण या वह समीकरण कौन सी है, वह समीकरण कौन सी है, वह समीकरण कौन सी है जिसके मूलों का योग, जिसके मूलों का योग व मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्रमशः, मूलों का योग व गुणनफल क्रमशः 6 और 3 है, 6 और 3 है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपको परीक्षा में आएगा कि वह समीकरण कौन सी है जिसके मूलों का योग व मूलों का गुणनफल 6 और 3 है, ठीक है, समीकरण बतानी है। ऐसे में कई बार परीक्षा में ऑप्शन दे देता है। अब ऑप्शन में क्या होता है, हम तुक्का लगाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 6x, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0, एक ऑप्शन हमारा ये आ गया। दूसरा ऑप्शन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 6x, दूसरा ऑप्शन आएगा एक्स स्क्वायर के प्लस के 6x माइनस के 3 बराबर 0। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या रहेगा इसमें, तीसरा ऑप्शन रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 6, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 6 बराबर 0। चौथा ऑप्शन हमारा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x, चौथा ऑप्शन रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और माइनस के 6 बराबर 0। तो ये हमारे विकल्प आ गए हैं। अब हमें बताना है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो जब भी हम द्विघात समीकरण बनाते हैं, और किस तरीके से हम द्विघात समीकरण बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो द्विघात समीकरण बनाने का एक तरीका क्या होता है, अगर हम रूल देखें, अगर द्विघात समीकरण बनाने का रूल देखें तो क्या होता है, इसका द्विघात समीकरण का रूल होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस तरीके से द्विघात समीकरण बनाने का हमारा सूत्र होता है या रूल होता है, जिससे आप द्विघात समीकरण बना सकते हो। आप ये जान चुके हैं एक्स प्लस के मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मूलों का योग होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है मूलों का गुणनफल। तो देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है 6, और यहाँ पर क्या दे रखा है इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फा इंटा बीटा का गुणनफल कितना दे रखा है, गुणनफल कितना दे रखा है इसमें देखो ये दे रखा है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 और बराबर कितना 0। तो इसे सोल्व करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0। ये आपका हो चुका है आंसर। देख लीजिए कौन से विकल्प में है ये आपका, तो ए विकल्प जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से अब आपको सवालों में कोई दिक्कत या डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप द्विघात समीकरण भी थ्योरी से कर सकते हो, द्विघात समीकरण भी थ्योरी से कर सकते हो। इसको अच्छे से नोट डाउन करो। ये भी एक तरीका जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है जिसको हम अच्छे से कर पा रहे हैं, ठीक है। और भी ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, परंतु आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करें। अब आपके मन से जो है वो पूरा द्विघात समीकरण का डर
खत्म हो चुका होगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन इस टाइप का। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब हम देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में इसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। वो हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है यदि एक द्विघात समीकरण के दूसरा क्वेश्चन है यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग व मूलों का गुणनफल, मूलों का योग व साथ ही मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल 9 है तो वह समीकरण कौन सी होगी? वह समीकरण होगी कौन सी होगी? पहला ऑप्शन इसमें भी दिया है। पहला ऑप्शन दिया है आपको, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 9, एक्स स्क्वायर प्लस के 9x प्लस 9 बराबर 0। द्विघात दूसरा विकल्प जो है वो हमारा क्या है? यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस के 18, एक्स स्क्वायर माइनस के 18x प्लस के 9 बराबर 0। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के 9x और आपका प्लस के 9 बराबर 0। और चौथा ऑप्शन जो है वो है नन ऑफ दिस। आपके पास सवाल है, आप इसे बहुत जल्दी से कर सकते हो कि वो कौन सा इसका आंसर होगा। किस तरीके से होगा? अभी हमने रूल बता दिया था कि किस तरीके से हम रूल से कर सकते हैं। रूल क्या होता है द्विघात समीकरण बनाने का? क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो इसमें मूलों का योग भी आपको 9 दे रखा है और मूलों का गुणनफल भी 9 दे रखा है। तो हम सवाल को करेंगे सोल्व। ठीक है, देखिए क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस सॉरी एक्स यहाँ आ जाएगा, एक्स और प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इस तरह कर लेंगे। तो एल्फा प्लस बीटा क्या होता है? मूलों का योग, और मूलों का योग भी कितना दे रखा? 9, और एल्फा इंटू बीटा जो दे रखा वो भी दे रखा 9। तो यहाँ देख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा और एक्स आ जाएगा प्लस 9 बराबर 0। तो ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। कौन सा विकल्प है ऐसा? ऐसा विकल्प हमारा हो गया तीसरा। ऐसा विकल्प हमारा कौन सा हो गया? तीसरा। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो चुका है वो हो चुका है ऑप्शन नंबर 3। ये हो चुका है आपका ऑप्शन नंबर 3। अब जो प्रश्न आपके 2-4 प्रश्न कटते थे 25 में से, 20 में से, 50 में से, जिस टाइप से जो मैथ आता था, जिसमें जो आपके नंबर कटते थे और आपको लगता था कहाँ से या कौन से मैथ से ये आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, ये वही मैथ आपको कराया जा रहा है कि वो सीधे एग्जाम से सीधे क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं वो कहाँ से कराए जा रहे हैं? आपको आराम एग्जाम से ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हो। चलिए इसके अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अब हम इसमें क्या और तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। यानी एक द्विघात समीकरण दिए जिसमें मूलों का जो एक मूल जो है 9 है और दूसरा मूल जो है वो कितना है? माइनस का। एक तो समीकरण बनानी है। तो देखिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है इसका। यानी कि एक समीकरण में पहले मूल का मान 3 है तथा दूसरे मूल का मान -1 है तो समीकरण ज्ञात कीजिए। अब हम ऑप्शन नहीं लिख रहे इसका, अब हम डायरेक्ट इसका समीकरण लिखेंगे। अब हम इसका ऑप्शन नहीं लिख रहे, हम डायरेक्ट इसका क्या बनाएंगे? अब हम इसका समीकरण बनाएंगे। तो पहले ही बात है कि जब हम मूलों का योग निकालते हैं समीकरण बनाने के लिए हमें क्या बनाना है? मूलों का योग। तो एल्फा प्लस के बीटा जब हम निकालते हैं इसका तरीका क्या होता है? माइनस के बी और ये ए होता है। तो पहले इसको देख लो, माइनस का बी यानी कि बी का मान कितना हो जाएगा? यानी कि पहला बी का मान होता है दूसरा मूल। बी का मान क्या होता है हमारा? दूसरा मान होता है हमारा। बी का मान जो होता है वो हमारा क्या होता है? दूसरा मान होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर पहला मान जो है मूल का कितना है? 3, और यहाँ पर कितना है? 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है मूल, जो पहला मूल होता है ये हमारा होता है x की वैल्यू में, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है a की वैल्यू। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा द्विघात समीकरण में? आपका आ जाएगा
माइनस के आपका 3 और बटे ए की वैल्यू कितनी है 1। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा कितना आ चुका है यहाँ से अल्फा का मान हमारा आ जाएगा 3 और बीटा का मान, अच्छा सॉरी मूलों की संख्या यहाँ से, सॉरी यहाँ से, तो मूलों का मान यहाँ से कितना है, अल्फा का मान कितना है हमारा, अल्फा का मान है प्लस के 3 और यहाँ पर बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है माइनस के 1। इस तरीके से कितना आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो कितना आ गया माइनस के 2 आ चुका है अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ चुका है 2 आ चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि इस टाइम हमें मूलों का दे रखा है, यानी पहला मूल जो होता है वो क्या होता है हमारा अल्फा होता है और दूसरा मूल जो होता है वो हमारा क्या होता है बीटा होता है, दूसरा बीटा होता है। तो अब हम देख लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा का मान कितना है 3 और बीटा का मान कितना है इंटू माइनस के 1, इंटू माइनस के 1 बीटा का मान ही आ जाएगा। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 3 ही का ना 3, यानी कि माइनस के 3 आ जाएगा और ये प्लस का कितना हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का। तो अब हमारे पास मान आ चुका है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ चुका है 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना आ चुका है माइनस के 3। अब हम अपना समीकरण बनाते हैं, क्या करते हैं समीकरण मेंशन करते हैं, किस तरीके करते हैं समीकरण बनाने का तरीका क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये होता है हमारा समीकरण बनाने का तरीका। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का मान कितना है, यहाँ पर प्लस के है तो कितना है प्लस के 2x और यहाँ पर प्लस और इसका मान कितना है अल्फा इंटू बीटा का, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस के 3 और बराबर 0। अब इस समीकरण देख लीजिए क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस जब प्लस में गुणा करेगा अंदर तो कितना हो जाएगा माइनस के 2x और माइनस जब करेगा प्लस माइनस माइनस और ये आ जाएगा 3 और बराबर 0। इस तरीके से हम बना सकते हैं समीकरण, ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण, ये हमारी क्या बन चुकी है द्विघात समीकरण बन चुकी है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो इसके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके जो हो चुके हैं हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन वो बहुत ही मजे का क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं में। एसएससी सीजीएल में उसकी वरीयता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे क्वेश्चन की जो है वरीयता एसएससी सीजीएल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपने नोट डाउन किया होगा। चलिए अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसमें 1-2 बार अगर आपने एक बार में अगर समझ नहीं तो दूसरी बार में इस वीडियो को देखें समझ, फिर उसको सारी बात जो है आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है कि हम जब पहली बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो टफ लगती है हमको, जब इसको बार बार देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखिए क्या है समीकरण दे रखी है आपके, चौथा प्रश्न है हमारा इस टाइप का, क्या है हमें समीकरण दे रखी है, समीकरण दे रखी है हमें उन्होंने क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4 बराबर 0, ये दे रखी है समीकरण। के मूलों के दुगने, के मूलों के दुगने, मूलों के दुगने मूलों दुगने मूलों वाली समीकरण कौन सी है, वाली समीकरण कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला विकल्प है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4 बराबर 0। दूसरा विकल्प है इसमें, दूसरा विकल्प है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 16 और बराबर 0। तीसरा विकल्प है इसमें, तीसरा विकल्प एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 8 बराबर 0। और चौथा ऑप्शन है इसका, चौथा ऑप्शन है इसका एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 16 बराबर 0। अब ये है हमारे ऑप्शन, ऊपर दे रखा है क्वेश्चन, अब हमें करना है सोल्व, यानी कि समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4 बराबर 0 के मूलों के दुगने मूलों वाली समीकरण कौन सी, इन 4 में से कोई सी एक ऐसी होगी जो इसका आंसर होगी। तो हमें समीकरण बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें समीकरण बनाने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जिसका मान क्या है हमारा, इसका मान है हमारा मतलब मूलों का पहले मान निकालना पड़ेगा। समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा और बराबर 0, ये करना हमें। तो पहले हम देख लेते हैं इस समीकरण में जो है, इस समीकरण सवाल तोड़ना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता, माइनस के बी बटे 1। तो यहाँ से माइनस का बी क्या है, देखो माइनस का यहाँ पर कितना है, 2 है यहाँ माइनस का ही, तो 2 कितना हो जाएगा, फिर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 2 और ए का मान कितना है 1, तो इसका मतलब आ गया 2, तो आ गया यहाँ पर आपका अल्फा प्लस बीटा का मान। 2 कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। अब हम यहाँ पर निकालना अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल देखना है इसका। तो अल्फा इंटू बी2 बराबर क्या होता है हमारा, ये आ जाएगा ए, ये हो जाएगा सी बटे के ए। तो सी का मान कितना, प्लस के 4, यहाँ पर सी का मान कितना है प्लस के 4 और ए का मान कितना 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस के 4, ये मूलक आ गया। अब जो सवाल में उन्होंने बोला है कि दोगुने मूलों का, तो देखिए मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, इसमें यहाँ लिख देता हूँ क्या मूलों का। अगर उन्होंने बोला है अल्फा और बीटा, तो यानी यहाँ पर अल्फा और बीटा है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो इसका मान कितना आ जाएगा बन के, इसका मान आ जाएगा 2 मान ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर 2 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, वो आ गया 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। अब नई समीकरण जो बनेगी, उसके लिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है अल्फा इंटू बीटा, तो हम क्या लिखेंगे, पहली बात यह होगी अल्फा इंटू बीटा, दूसरी बात क्या है 2 अल्फा गुणा 2 बीटा, तो कितना आ जाएगा 4 अल्फा इंटू बीटा, 4 अल्फा इंटू बीटा। तो 4 यहाँ से आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है पहले से 4, तो इसका मान कितना आ गया 16, यहाँ से कितना मान आ गया 16 आ गया। यहाँ पर देखिए इसका मान कितना आ चुका है, 16 आ चुका है। ठीक है, यानी कि 2 अल्फा नई समीकरण में आ जाएगा 2 अल्फा 2 बीटा, तो 2 को मान आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर 2 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यहाँ पर कितना है 2, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर 2 अल्फा और 2 बीटा दुगुना बोला है ना, तो 2 दूनी 4, और अल्फा बीटा का मान कितना है इसमें 4 है, हमारा कितना आ गया 16। अब बना देंगे हम सीधी समीकरण। अब हम दूसरी नई समीकरण बना देंगे, ऑप्शन देख लेंगे क्या। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स, और यहाँ पर होता अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यही तो होता है। तो अब यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, ये है 4, तो कितना आ जाएगा 4x प्लस अल्फा इंटा बीटा का मान कितना है 4 अल्फा इंटा बीटा का मान कितना है 16, तो कितना आ जाएगा 16, और बराबर कितना हो जाएगा 0, यही हमारी है समीकरण। तो कौन से विकल्प में मिल रही है समीकरण, ऐसे देखिए कौन सा विकल्प है, आपका विकल्प नंबर 4, आपका विकल्प नंबर 4 बन गया, यही आपका क्या है आंसर। इस तरह के क्वेश्चन को भी आप आराम से सोल्व कर सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर सकते हैं। अब हम 5वां क्वेश्चन करेंगे, जो हमारा आज का जो है अंतिम प्रश्न होगा, और वो भी हमारा जो है बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा क्वेश्चन, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक समीकरण दी गई है, इन्हें दिया है 2x स्क्वायर, 5वां प्रश्न है हमारा इस टाइप का, 2x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 4, 3x माइनस के 4 और बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों की समीकरण ज्ञात कीजिए। अब हम विकल्प नहीं लिखेंगे, हमारा विकल्प उसी क्वेश्चन में हो गया था। अच्छा, अब हम डायरेक्ट समीकरण लिखेंगे, पहले हम देख लेंगे क्या है। तो पहले ये देख लेते हैं इस समीकरण में मूलों की संख्या क्या है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा मतलब होता है माइनस के बी और ए होता है, तो यहाँ पर माइनस के बी यानी कि माइनस का 3 पहले दे रखा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो आपका आ जाएगा 3, और यहाँ पर ए का मान कितना दे रखा है 2, तो इसका मतलब ये कितना आ चुका है 3/2। ठीक, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, तो c का मान कितना दे रखा है माइनस के 4, ठीक है, और कितना आ गया 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2, आपका यहाँ से आंसर आ चुका है माइनस के 2। ठीक है, अब हमें करना है कि इनके मूलकों का उल्टा पूछा, व्युत्क्रम पूछा, क्या पूछा है व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम क्या होता है उल्टा, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो इसे हम क्या लेंगे एल्सियम, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा और यहाँ अल्फा प्लस के बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 3/2 और इसका कितना आ गया -2, तो
तो मैथ का क्या रूल कहता है कि माइनस में नीचे साइन नहीं रहेगा, तो कितना आएगा 3/4, वो भी क्या माइनस के 3/4 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या कहा गया है, दूसरे इसमें कहा गया है कि 1/α इंटू 1/β। तो यहाँ से कितना आ गया, एक अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना है यहाँ पर, अल्फा का हमारा जो मान है वो कितना है आपका, ये आ गया 2। ठीक है, अगर हम यहाँ से करेंगे इसको तो कितना सोल्व कर लेंगे, माइनस के 1/2 आ जाएगा यहाँ से, माइनस के 1/2। ठीक है, ये हमारी हो चुकी है यहाँ से। तो अब हम नई समीकरण बना लेते हैं, क्या है, क्योंकि 1/α आ जाएगा यहाँ से, यानी कि अगर हम यहाँ करें 1/α-β। ठीक है, और यहाँ पर 1/α-β का मान कितना है, -2, तो -2 नीचे साइन रहता नहीं तो ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -2 α-β। अब बना लेते हैं हम समीकरण, नई समीकरण क्या बनाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, x प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x² बराबर व्युत्क्रम का योग कितना है इसका, माइनस के 3/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया है, माइनस के 1/2, यानी कि यहाँ पर माइनस के 1/2 बराबर 0। तो अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, x² प्लस के 3x/4 प्लस यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस के 1/2 बराबर 0। अब हम ले लेंगे इसका एल्सियम, और एल्सियम के ले लेंगे हम, बराबर ले लेते हैं एल्सियम 4, तो इस x के नीचे कितना है 1, तो 1 कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 4x², ये ऐसे ही रह जाएगा, तो 3x, और इसकी 2 की कितनी बार जाएगी, 2 बार, तो माइनस के 2 और बराबर आपका 0। ये आपकी समीकरण बनकर हो गई है तैयार, ये समीकरण आपकी बनकर हो चुकी है तैयार। इसका मान आया आपका 4x² प्लस के 3x माइनस के 2 बराबर 0। तो दोस्तों ये थे हमारे समीकरण, द्विघात समीकरण का पार्ट 1। ऐसे क्वेश्चनों को देखने के लिए, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर करें अपने दोस्तों में, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और ऐसा ना हो कि आपको वो वीडियो बन जाए और आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन ना पहुँच पाए। ठीक है, लगातार हम कंटिन्यू सीरीज चलते रहेगी जो हमारे सभी एग्जामों के लिए प्रैक्टिस मात्र है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और आपका ये प्यार जो है हमेशा बना रहना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।